नमस्कार। अगर आप बीए, यूजीसी नेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इस वीडियो में हम आदिकालीन हिंदी काव्य की बात करेंगे और समझेंगे कि उस समय का काव्य किन किन परिस्थितियों में विकसित हुआ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आदिकालीन हिंदी काव्य की दुनिया को सरल भाषा में समझते हैं। आज के इस भाग में हम आदिकालीन हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ और काव्य धाराएँ समझेंगे। वीरता, युद्ध, धर्म, साधना, लोक जीवन और नैतिकता, इन्हें ही काव्य की प्रवृत्तियाँ कहा जाता है और इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर आदिकालीन काव्य विभिन्न काव्य धाराओं में बँट जाता है, जैसे सिद्ध काव्य धारा, नाथ काव्य धारा, जैन काव्य धारा और चारण या वीर गाथा काव्य धारा। इन प्रवृत्तियों और धाराओं के अध्ययन से हमें यह समझ आता है कि उस समय का समाज कैसा था, लोगों की सोच कैसी थी और साहित्य किस उद्देश्य से लिखा जा रहा था। आगे हम इन सभी प्रवृत्तियों और काव्य धाराओं को एक एक करके सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ क्या है। आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन हिंदी काव्य में कवियों की सोच, विषय वस्तु और काव्य दृष्टि में कुछ समान विशेषताएं बार बार दिखाई देती है। इन समान और प्रमुख विशेषताओं को ही आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। ये प्रवृत्तियाँ उस समय के समाज, राजनीतिक परिस्थितियों, धार्मिक विचारों और जीवन स्थितियों का परिणाम थी। इनके अध्ययन से आदिकालीन काव्य की प्रकृति और उसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होता है। इसे आसान भाषा में कहा जाए तो आदिकालीन हिंदी काव्य में अलग अलग कवियों ने लिखा है, लेकिन उनकी सोच और विषयों में कई बातें एक जैसी दिखाई देती है। इन बार बार आने वाली खास बातों को ही आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। ये प्रवृत्तियाँ उस समय के समाज, राजनीति, धर्म और लोगों की जीवन स्थितियों से जुड़ी थी। इन्हें समझने से हमें आदिकालीन काव्य का असली स्वरूप समझ में आता है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इनकी प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति, राजाश्रय की प्रवृत्ति, लोक काव्य परंपरा, धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति, मौखिक परंपरा। अब हम इन सभी प्रवृत्तियों को एक एक करके समझेंगे। अंत में इन सभी का निष्कर्ष भी वीर गाथात्मक प्रवृत्ति। आदिकालीन हिंदी काव्य में वीरों, राजाओं और योद्धाओं के शौर्य, पराक्रम, युद्धों और बलिदान का वर्णन जिस प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में मिलता है उसे वीर गाथात्मक प्रवृत्ति कहा जाता है। इस प्रवृत्ति में वीरता, साहस, देशभक्ति और युद्ध भावना का प्रमुख रूप से चित्रण किया गया है। यानी आदिकालीन हिंदी काव्य में एक ऐसी प्रवृत्ति मिलती है जिसमें कवियों ने वीर पुरुषों, राजाओं और योद्धाओं की बहादुरी का वर्णन किया है। इन रचनाओं में उनके युद्ध करने का साहस, शौर्य, पराक्रम और देश या राज्य के लिए दिए गए बलिदान को बड़े ओज और गर्व के साथ बताया गया है। इसी प्रकार की काव्यधारा को हम वीर गाथात्मक प्रवृत्ति कहते हैं। राजाश्रय की प्रवृत्ति। आदिकालीन हिंदी काव्य में कवि अपनी जीविका और संरक्षण के लिए राजाओं पर निर्भर थे। राजा कवियों को आश्रय, सम्मान और धन देते थे, इसीलिए कवि उनके गुणों, शौर्य, विजय और वंश परंपरा का काव्य में वर्णन किया करते थे। इस प्रकार कविता का उद्देश्य केवल साहित्य अभिव्यक्ति नहीं बल्कि राजा को प्रसन्न करने का भी था। इसी कारण आदिकालीन काव्य में राजाओं की प्रशंसा, युद्ध वर्णन और वीरता का गुणगान प्रमुख रूप से मिलता है। कवियों की यह आश्रित स्थिति ही राजाश्रय की प्रवृत्ति कहलाती है।
लोक जीवन एवं लोक काव्य की प्रवृत्ति के बारे में देखते हैं। कालीन हिंदी काव्य केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं था। उस समय का कवि आम लोगों के जीवन से भी जुड़ा हुआ था। गाँव के लोग, उनका रहन सहन, उनके सुख दुख, प्रेम, वीरता, आस्था और संघर्ष, इन सब का सीधा असर कविता में दिखाई देता है। इस दौर की कविताएं कठिन संस्कृत में नहीं बल्कि आम जनता की बोलचाल की भाषा में लिखी गई, ताकि हर आदमी उन्हें समझ सके और गा सके। इसी कारण आदिकालीन काव्य में लोकगीत, वीर गाथाएं और जनजीवन की झलक मिलती है। कविता पढ़ने की चीज़ नहीं, गाने सुनने की चीज़ थी। आम जनता के जीवन और उनकी भाषा पर आधारित यह काव्यधारा लोक जीवन एवं लोक काव्य की प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात आदिकाल के कवि सिर्फ राजा महाराजाओं की बात नहीं करते थे, वे आम लोगों के बीच रहते थे, उनके साथ चलते फिरते थे, इसीलिए उनकी कविता भी आम लोगों जैसी थी। गांव के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस बात पर खुश होते थे, किस बात से डरते थे, ये सब बातें हमें आ जाती थी। उस समय कविता पढ़ने के लिए नहीं, गाने और सुनाने के लिए भी होती थी, इसीलिए भाषा भी वही होती थी जो लोग रोज बोलते थे। कवि खेत खलिहान, जंगल पहाड़, युद्ध, प्रेम, भक्ति, दुख सुख सबको अपनी कविताओं में शामिल करता था। इसी वजह से आदिकालीन काव्य आम जनता के बहुत करीब था। लोग उसे समझते थे, अपनाते थे और याद रखते थे। जब कविता लोगों के जीवन से जुड़ी हो और लोगों की अपनी भाषा में हो तो वही लोक जीवन और लोक काव्य की प्रवृत्ति कहलाती है। चलिए अब धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। इन हिंदी काव्य में धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विशेष महत्व है। इस युग का समाज गहराई से धर्म और ईश्वर विश्वास से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उस समय का साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। कवियों ने अपने काव्य में ईश्वर की शक्ति, महिमा और भक्ति को प्रमुख स्थान दिया। उनके लिए काव्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन के सत्य को समझाने का माध्यम था। इस काल के काव्य में यह विश्वास दिखाई देता है कि संसार नश्वर है और वास्तविक कर्मों को उसके भविष्य से जोड़ा गया और धर्म के अनुसार आचरण करने पर बल दिया गया। भाषा में समझते हैं। आदिकाल के समय लोगों का जीवन भगवान और धर्म से बहुत जुड़ा हुआ था। लोग हर काम में ईश्वर को याद करते थे। इसी वजह से उस समय के कवियों ने भी अपनी कविताओं में भगवान, भक्ति और धर्म की बातें ज़्यादा लिखी। कवियों को लगता था कि इस दुनिया का सुख दुख थोड़े समय का है, असली शांति तो भगवान की भक्ति से ही मिलती है। उस समय की कविताओं में यह समझाया गया कि इंसान को लालच, घमंड और गलत कामों से दूर रहना चाहिए। अच्छा कर्म करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना और भगवान का नाम लेना ही सही जीवन है। कवियों ने लोगों को यह सिखाने की कोशिश की कि अगर जीवन सही ढंग से जिया जाए तो मन की शांति मिलती है। आदिकाल की धार्मिक भावना बहुत कठिन नहीं थी। कवियों ने धर्म की बातें सीधी सादी भाषा में कही ताकि आम लोग भी समझ सके। इसीलिए इस काल की कविताएं सीधे दिल से जुड़ती है और लोगों को सही राह दिखाने का काम करती है। अब आगे की प्रवृत्ति को देखते हैं। परंपरा। आदिकालीन हिंदी काव्य में अधिकांश रचनाएं मौखिक रूप से गाई और सुनाई जाती थी, लिखी हुई नहीं थी। इसे मौखिक काव्य परंपरा कहते हैं। उस समय पढ़ने का साधन बहुत सीमित था, इसीलिए कविताएं लोगों के बीच सुनाने और याद करने के लिए बनती थी। परंपरा की खासियत यह थी कि कवि अपने काव्य को आम जनता की भाषा में और रूपक, तुकबंदी और छंद के साथ प्रस्तुत करता था।
कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि लोक जीवन, वीरता, धर्म, भक्ति और नैतिक संदेश के जन जन तक पहुंचना था। यानी कि आदिकालीन हिंदी काव्य की एक खास बात यह थी कि ज़्यादातर कविताएं लिखी नहीं जाती थी, बल्कि सुनाई और गाई जाती थी। इसे हम मौखिक काव्य परंपरा कहते हैं। उस समय लिखने पढ़ने का साधन बहुत कम था, इसीलिए कवि अपनी रचना लोगों को सुनाने और याद रखने के लिए बनाता था। इन कविताओं में भाषा बहुत सरल और लयबद्ध होती थी, ताकि आम लोग आसानी से समझ सके और गा सके। इसमें वीरता, धर्म, भक्ति, लोक जीवन और नैतिक संदेश आसानी से लोगों तक पहुंचते थे। यही वजह है कि आदिकालीन काव्य जिंदगी से जुड़ा, जीवंत और हर किसी के दिल के करीब लगता है। अब हम इन सभी प्रवृत्तियों का निष्कर्ष निकालेंगे। आदिकालीन हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ उस समय के समाज, धर्म, राजनीतिक और लोक जीवन का सीधा प्रतिबिंब है। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति ने शौर्य और युद्ध का महत्व दिखाया। राजाश्रय की प्रवृत्ति ने कवियों और राजाओं के संबंधों को उजागर किया। लोक जीवन की लोक काव्य की प्रवृत्ति ने आम जनता के जीवन और भाषा को सामने लाया। और धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति ने भक्ति, तप और संदेश दिया। इन प्रवृत्तियों के अध्ययन से हम आदिकालीन काव्य की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। आदिकालीन हिंदी काव्य की अलग अलग प्रवृत्तियां हमें उस समय के समाज, धर्म, राजनीति और लोगों की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति ने बहादुरी और युद्ध की कहानी दिखाई। राजाश्रय की प्रवृत्ति ने राजा और कवि के रिश्ते दिखाए। लोक जीवन और लोक काव्य ने आम लोगों की जिंदगी और भाषा को सामने रखा। और धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति ने भक्ति, तप और अच्छे कर्म की बात कही। इन सभी प्रवृत्तियों को देखकर साफ होता है कि आदिकालीन काव्य सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं थे, बल्कि लोगों को जीवन, धर्म और समाज के बारे में सीख देने का भी तरीका था। अब हम आदिकालीन काव्य की प्रमुख धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। आदिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं हैं सिद्ध काव्य धारा, नाथ काव्य धारा, जैन काव्य धारा, चारण या वीर गाथा काव्य धारा, और अंत में हम इनका भी निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध काव्य धारा उद्देश्य केवल युद्ध या वीरता की कहानियाँ बताना नहीं था, बल्कि जीवन, धर्म, भक्ति और नैतिकता पर भी ध्यान देना था। सिद्ध काव्य में कवि अपने विचारों को गहराई और तात्विकता के साथ प्रस्तुत करता है। सिद्ध काव्य धारा में कवियों ने भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक चिंतन को महत्व दिया। ये प्रमुख कवि जैसे सूरदास और रसखान ने भक्ति और गहन आध्यात्मिक अनुभव को अपनी रचनाओं में दर्शाया। इस तरह सिद्ध काव्य दिखाता है कि हिंदी काव्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि जीवन दर्शन, नैतिक शिक्षा और भक्ति का महत्वपूर्ण साधन भी था। इसका मतलब आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य में धीरे धीरे सिद्ध काव्य धारा आई। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब कवि सिर्फ वीरता या युद्ध की कहानियाँ नहीं लिखते थे, बल्कि धर्म, भक्ति और जीवन के गहरे अर्थ पर भी ध्यान देते थे। इस समय की कविताएं मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, बल्कि लोगों को सही राह दिखाने, भक्ति और नैतिक शिक्षा देने के लिए बनाई जाती थी। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव, ध्यान और तपस्या को भी कविता में शामिल करता था। सिद्ध काव्य में भाषा सरल तो नहीं, लेकिन बहुत गहरी और सोच समझकर लिखी जाती थी। लंबी घटनाओं के बजाय कविताओं में भाव, अर्थ और भक्ति का महत्व दिया गया। इस धारा के प्रमुख कवि जैसे सूरदास और रसखान ने भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव को अपनी रचनाओं में दर्शाया। कुल मिलाकर सिद्ध काव्य यह दिखाता है कि हिंदी काव्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि
जीवन दर्शन, भक्ति और नैतिक शिक्षा का जरिया भी था। अब हम नाथ काव्य धारा के बारे में जानेंगे। नाथ काव्य धारा। नाथ काव्य धारा आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसका संबंध नाथ योगियों से है। इस काव्य में योग, साधना, वैराग्य और आत्म अनुशासन को प्रमुख स्थान दिया गया है। नाथ कवि कर्मकांड, मूर्ति पूजा और धार्मिक पाखंड का विरोध करते हैं तथा आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन मानते हैं। इस काव्य की भाषा लोक भाषा है, परंतु शैली प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक है। समाज में व्याप्त जाति पाति और बाहरी आडंबरों का विरोध नाथ काव्य की प्रमुख विशेषता है। गोरखनाथ इस धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथ काव्य धारा आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है। इस धारा के कवि योगी थे, जो सादा जीवन जीते थे और आत्मज्ञान पर विश्वास रखते थे। ये कवि कहते थे कि भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह इंसान के अपने भीतर ही होता है। नाथ काव्यों ने पूजा पाठ, मूर्ति पूजा और दिखावे का विरोध किया। उन्होंने योग, संयम और सही आचरण को जीवन का असली मार्ग बताया। इनकी भाषा सरल और लोक भाषा थी, ताकि आम लोग भी उनकी बात आसानी से समझ सके। गोरखनाथ इस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब जैन काव्य धारा के बारे में पढ़ते हैं। जैन काव्य धारा आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धार्मिक काव्य धारा है। इस काव्य धारा का मूल उद्देश्य मानव को नैतिक जीवन, संयम और आत्मशुद्धि की ओर प्रेरित करना था। जैन कवियों का मानना था कि हिंसा, लोभ और आसक्ति से मनुष्य का पतन होता है। इसीलिए उन्होंने अहिंसा, सत्य, तप और वैराग्य को जीवन का आधार माना। जैन काव्य में संसार को नश्वर बताया गया और मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया। इस काव्य में तीर्थंकरों के जीवन, उनके उपदेशों और आदर्श चरित्र का वर्णन मिलता है। जैन कवियों ने कर्म सिद्धांत पर विशेष बल दिया और यह बताया कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। जैन काव्य ने आदिकालीन हिंदी साहित्य को नैतिकता, धार्मिक और वैराग्य की मजबूत आधारभूमि प्रदान की। सरल भाषा में कहा जाए तो जैन काव्य धारा का संबंध जैन धर्म से है। इस काव्य में जीवन को बहुत शांति और संयम के साथ देखने की बात की गई है। जैन कवियों का मानना था कि इंसान को अपने कर्मों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म होता है वैसा ही परिणाम मिलता है। इस काव्य में हिंसा का विरोध किया गया और अहिंसा को सबसे ऊपर रखा गया। जैन कवियों ने संसार को अस्थायी माना। उनके अनुसार धन, शरीर और रिश्ते हमेशा साथ नहीं रहते, इसीलिए मनुष्य को अपने मन और व्यवहार को शुद्ध रखना चाहिए। जैन काव्य में तीर्थंकरों के जीवन, उनके विचार और तपस्या का वर्णन मिलता है। भाषा बहुत सरल रखी गई ताकि आम लोग भी इसे समझ सके। इस प्रकार जैन काव्य धारा ने आदिकालीन हिंदी साहित्य को संयम, नैतिकता और आत्मिक शुद्धता की दिशा दी। चलिए अब चारण काव्य धारा के बारे में पढ़ते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा चारण या वीर गाथा काव्य धारा कहलाती है। इसका विकास राजपूत काल में हुआ, जब समाज युद्ध प्रधान था। वीरता को सर्वोच्च मूल्य माना जाता था। इस काव्य धारा में राजाओं, वीरों और योद्धाओं के शौर्य पराक्रम, युद्ध कौशल और बलिदान का ओजपूर्ण वर्णन मिलता है। चारण कवि राजाओं के आश्रय में रहकर उनके युद्धों और विजय गाथाओं का काव्यात्मक वर्णन किया करते थे। इन कवियों का उद्देश्य वीरों की कीर्ति को अमर बनाना तथा समाज में साहस, वीरता और राष्ट्र भावना को जागृत करना था। इसीलिए इस काव्य में युद्ध वर्णन, रक्तपात, शस्त्रों और रणभूमि के दृश्य प्रमुख रूप से मिलते हैं। वीर गाथा काव्य धारा में वीर रस प्रधान है। इस धारा के प्रमुख कवियों में चंद्रबरदाई, नरपति नाल और जगनीक प्रमुख है। पृथ्वीराज रासो इस काव्य धारा का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है।
सरल वाक्यों में कहा जाए तो आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यधारा है चारण या वीरगाथा काव्यधारा। इस काव्यधारा का विकास उस समय हुआ जब देश में राजपूत राजाओं का शासन था और समाज पूरा का पूरा युद्ध पर टिका हुआ था। उस दौर में सबसे बड़ा गुण माना जाता था वीरता। जो जितना बड़ा योद्धा उतना बड़ा सम्मान। चारण कवि राजाओं के दरबार में रहते थे और उनके युद्धों, जीत और बलिदान की कहानियां कविता के रूप में सुनाते थे। उनका मकसद था वीरों की बहादुरी को हमेशा के लिए अमर बनाना और लोगों के मन में साहस और देशभक्ति की भावना जगाना। इसी वजह से इस काव्य में हमें लड़ाइयों के दृश्य, तलवारें, रणभूमि, रक्तपात और वीरों का बलिदान साफ दिखाई देता है। यह काव्य सुनते ही जोश और ओज महसूस होता है। वीरगाथा काव्य में वीर रस सबसे प्रमुख है। इसकी भाषा अपभ्रंश, शुरुआती हिंदी और राजस्थानी रूप में मिलती है ताकि आम लोग भी इसे समझ सके। इस काव्यधारा के प्रसिद्ध कवियों में चंद्र बरदाई, नरपति नाल और जगनीक प्रमुख थे। इसमें चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काव्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। हम आदिकालीन काव्यधारा की प्रमुख धाराओं के निष्कर्ष जान लेते हैं। निष्कर्ष: काव्य की विभिन्न धाराएं उस समय के समाज, राजनीति, धर्म और जीवन स्थितियों का स्पष्ट प्रतिबिंब है। सिद्ध, नाथ, जैन और चारण काव्यधाराओं के माध्यम से तत्कालीन समाज की सोच, विश्वास और जीवन संघर्ष सामने आते हैं। जहाँ चारण काव्यधारा वीरता, युद्ध और राजश्रय को व्यक्त करती है, वही सिद्ध और नाथ काव्यधाराएं समाज में व्याप्त आडंबर, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करती है, हुई साधना और आत्मशुद्धि पर बल देती है। जैन काव्यधारा नैतिकता, अहिंसा और संयम के आदर्श प्रस्तुत करती है। इन सभी काव्यधाराओं में लोक भाषा का प्रयोग हुआ, जिससे साहित्य जन सामान्य के निकट पहुंचा। आदिकालीन काव्य की ये धाराएं आगे चलकर भक्ति और रीतिकालीन साहित्य की मजबूत आधारभूमि बनी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं हिंदी साहित्य की विकास यात्रा की प्रारंभिक और निर्णायक कड़ी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आदिकालीन हिंदी काव्य की सभी प्रमुख धाराएं उस समय के समाज की सच्ची तस्वीर दिखाती है। उस दौर कैसे रहते थे, क्या मानते थे, कैसे संघर्ष करते थे, ये सब हमें इन काव्यधाराओं से पता चलता है। चारण या वीरगाथा काव्यधारा में वीरों, राजाओं और युद्धों का वर्णन मिलता है, जिससे उस समय की वीरता और राजश्रय की परंपरा समझ में आती है। वही सिद्ध और नाथ काव्यधाराएं समाज में फैली दिखावे की धार्मिकता, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करती है और सच्ची साधना और आत्मशुद्धि पर जोर देती है। जैन काव्यधारा हमें अहिंसा, नैतिकता और संयम का महत्व समझाती है। इन सभी काव्यधाराओं की खास बात यह है कि इनमें लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, जिससे आम लोगों तक साहित्य आसानी से पहुंचा। आगे चलकर इन्हीं धाराओं के आधार पर भक्ति काल और रीति काल का विकास हुआ। इसीलिए कहा जा सकता है कि आदिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख धाराएं हिंदी साहित्य की यात्रा की शुरुआत है और साहित्य के विकास में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है।